पहला दिन ओरिएंटेशन, उस दिन इतना मज़े का सीन हुआ। हमारी स्टूडेंट एडवाइज़र आई थी, वो आई और उन्होंने आती के साथ साथ सबसे पहला सवाल क्या पूछा होगा, उन्होंने पूछा यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो MBBS के हारे हुए आए हैं। अपना एडमिशन जो है ना वो बायोकेमिस्ट्री में लिया था और घर में बताया कि भाई MBBS के अलावा ना और भी बहुत फील्ड होती हैं, मैं जाऊँगी बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री तो मैं सबसे पहले सारे व्यूअर्स को ये बताऊँगी भाई वो मदर ऑफ लाइफ साइंसेज है। MBBS में भी अगर आप हो ना, आप बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे और समझोगे ना, आप MBBS भी नहीं कर सकते। तो मामा ने मुझे एक बात बोली थी, उन्होंने कहा साइंटिस्ट मत बन जाना, पागल लोग होते हैं वो, बिल्कुल धत्ती होते हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं रिसर्च पे। वो मैंने कहा अबे यार बात तो सही बोली है काइंड ऑफ। बायोकेमिस्ट्री ओपन मेरिट है एंड लाइक अदर फील्ड्स ऑल्सो जो ओपन मेरिट पे होती हैं, लोग ये सोचते हैं कि भाई ओपन मेरिट है तो फील्ड इतनी कोई खास होगी नहीं। एक टाइम ऐसा था जब MBBS भी ओपन मेरिट होता था। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट हुसैन रज़ा। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैजुअल गुफ्तगू, पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स। हम अपनी पॉडकास्ट में डिफरेंट स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और उनसे उनकी फील्ड से रेलेवेंट सवाल करते हैं और उनका एकेडमिक पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं और ये एम करते हैं कि इन गाइडलाइंस से जो ओवरऑल स्टूडेंट कम्युनिटी है वो हेल्प ले सके। लेट्स सपोज हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे जो सवाल हैं वो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से जाएं। अगर हम कहीं मिस करते हैं तो कैजुअल गुफ्तगू इज़ एन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म, तो यू गाइस कैन कमेंट कि मुझे ये वाला सवाल पूछना है, जो हमारे रिस्पेक्टिव गेस्ट होते हैं, या फिर वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज। तो यू गाइस कैन कमेंट कि भाई ये वाला सवाल मिस था या मुझे ये वाला पर्सपेक्टिव समझ नहीं आया, इसको इलेबोरेट कर देते हैं। आज की एपिसोड है बायोकेमिस्ट्री के बारे में। इंटरमीडिएट, लेट्स सपोज आपने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में कर लिया एंड यू आर कन्फ्यूज्ड कि मेडिसिन में करियर परस्यू तो करना है लेकिन मुझे MBBS नहीं करना, तो बायोकेमिस्ट्री कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। और अगर आप बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन ले चुके हैं लेकिन कन्फ्यूज्ड हैं कि मुझे किस साइड पे जाना चाहिए या व्हाट आर सम ऑफ द स्किल्स जो ड्यूरिंग द डिग्री मैं सीख लेता हूँ तो मेरी डिग्री को स्टैंड आउट करेंगी, तो इस एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सदफ नौशाद। सदफ इज़ अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट कराची यूनिवर्सिटी एंड शी इज़ अ रिसेंट डिप्लोमा होल्डर फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड अ पब्लिश्ड राइटर। इस पॉडकास्ट में हम सदफ से बायोकेमिस्ट्री का स्कोप और उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ और स्पेसिफिकली इनकी स्टूडेंट लाइफ की इंसाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए मिलते हैं सदफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक सदफ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दी पॉडकास्ट। और क्या चल रहा है आजकल? आजकल बहुत हेक्टिक रूटीन चल रहा है। बहुत हेक्टिक रूटीन है बिकॉज लाइक आई एम जगलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एट वंस मे बी, सो दैट इज़ वाई, बट ओवरऑल इट्स वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो टेल मी हाउ लाइक एक जर्नलिस्ट का दिन कैसा होता है फ्रॉम द स्टार्ट टिल दी एंड, लाइक एक रूटीन अगर हम एक डिपिक्ट करें, एक नक्शा खींचें तो कैसा होता हो? एक जर्नलिस्ट का रूटीन कैसा होता है? इट्स रियली क्वाइट एक्साइटिंग बेसिकली। एक्साइटिंग इसलिए होता है कि वंस यू लाइक गेट द नैक ऑफ जर्नलिज्म, इट्स बेसिकली कि यू कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड बेसिकली। तो उसमें बड़ा मज़ा आता है पता रखने में कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, कैसे हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, वो अब ये हो गया। इट्स रियली एक्साइटिंग। और फिर उसके बारे में लिखना वो एक और बहुत मज़ेदार चीज़ होती है कि जैसी कोई चीज़ पता चली, स्पेशली अगर आपकी फील्ड से या आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई चीज़ होती है और आपको मौका मिले कि इस पर आप कुछ लिखोगे तो वो एक एक्साइटमेंट अलग ही होती है। दैट्स बेसिकली काइंड ऑफ द हाईलाइट ऑफ द डे जो मैं कह सकती हूँ एक जर्नलिस्ट के लिए होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, बोलेंगे बायोकेमिस्ट्री का बोला इंट्रो में और अब बोला स्टार्ट कर रहे हैं जर्नलिज्म से। सो वी विल, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और आई विल आस्क कि आप बायोकेमिस्ट्री के फाइनल ईयर में हैं, सही है, और बायोकेमिस्ट्री चूज़ क्यों करी और इसके पीछे की क्या जर्नी थी? लाइक आपने इंटरमीडिएट कहाँ से किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे? ओके, सो बेसिकली जो मेरी साइंस की तरफ जो जर्नी है, बेसिकली मेडिकल की जर्नी, वो स्टार्ट यूनिवर्सिटी से नहीं हुई है, वो क्लास 6 से शुरू हो गई थी। तो क्लास 6 में मेरा जो सबसे पहला शौक़ हुआ था वो ये हुआ था कि मेरी एक टीचर थी, बहुत अच्छी थी वो, उन्होंने हमें थोड़ा सा सिलेबस से आउटसाइड पढ़ाया था, साइंस ही पढ़ाती थी वो, और उन्होंने बताया था कि किस तरह जो है वो फ्लू और क्या कहते हैं नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो जाता है, तो बस ये कुछ दवाएं होती हैं, ये बंदा ले ले। तो मैंने कहा यार अगर ठीक है दवाएं रटी पिटी फॉर एग्जांपल होती हैं, सर का दर्द है पैनाडोल ले ली, तो किस लिए होती हैं? अब वो जो किस लिए था ना, उसके चक्कर में मैंने क्या किया था, ये जो दवाएं थी ना
ये मैंने अपने अब्बू से मंगवाई थी, और उसके अंदर दवाइयों के अंदर ना कुछ पर्चे आते हैं। वो एक तो प्रिस्क्रिप्शन होती है, वो तो डॉक्टर नाम लिख के देता है, दवाई के अंदर पूरी डिटेलिंग आ रही है, इसको लोग बोलते हैं, जिसको फेंक देते हैं लोग। मैंने वो रख ली, क्योंकि मैंने देखा यार दवा के नाम की हेडिंग डली हुई, तो दवा के बारे में ही कुछ लिखा हुआ होगा इसमें, तो मुझे पढ़ना है इस दवा में क्या है ऐसा, ये जो फ्लू को ठीक कर देता है या नज़ले को ठीक कर देता है। वहाँ से मेरा शौक जो है ना वो मेडिसिन की तरफ बढ़ गया। सो इट वाज, अच्छा नोट दिस, कि मेडिसिन की तरफ शौक था, डॉक्टरी की तरफ शौक नहीं बना था मेरा, ठीक है। वो क्लास 6 से शुरू हो गया। फिर मेरा जो इंटरमीडिएट था, मैट्रिक था, वो सब मैंने अपना बायोलॉजी से ही किया था, क्योंकि शौक मेरा वहीं था। वो मैंने 6 क्लास से डिसाइड कर लिया था कि पढ़ना है तो मुझे मेडिकल ही पढ़ना है। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री में कैसे आई, तो ये एक टफ सी जर्नी थी। टफ किस लिए थी कि जब मैंने इंटर अपना मेडिकल से कर लिया तो एवरीबडी हैड ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड कि MBBS में जाएगी ये, और मेरा इरादा नहीं था MBBS में जाने का, मुझे डॉक्टर नहीं बनना था। अब जब ये ऐलान मैंने इंटर ख़त्म होने के बाद किया तो वो सबको एक धचका लग गया, मेडिकल कर लिया और अब तुम इंटर में नहीं जाओ, तुम MBBS में नहीं जाओगी, ये क्या बात हुई? इंटर तो तुमने मेडिकल से की है, MBBS के अलावा और क्या फील्ड है? जो कि एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि MBBS के अलावा कोई और फील्ड नहीं है क्या मेडिकल की? इतनी सारी फील्ड्स हैं, और वो सारी मुझे पता ही इसी तरह चली थी कि घर वालों को जब मैं कन्विंस कर रही थी ना कि मुझे MBBS नहीं करना, मुझे साइंस में मेडिकल में जाना है, लेकिन बस मुझे इतना पता था कि MBBS नहीं करना, खुद भी नहीं पता था कि बायोकेमिस्ट्री में जाना है। ये मुझे किस तरह पता चला था? मैंने दिन रात बैठ के इंटरनेट की मेरे ख्याल से सारी वेबसाइट्स मैंने सर्च कर डाली थी कि मुझे जो है शौक़ है वो मेडिसिन की रिसर्च का है, मुझे जो है वो पता करना है कि मेडिसिन बनती कैसे है, क्या उसके एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इंसान को ठीक कर देता है। तो ये सब आप किस में पढ़ते हो? अब मुझे फार्माकोलॉजी भी जवाब मिल रहा है, मुझे जो है वो माइक्रोबायोलॉजी भी जवाब मिल रहा है, फिजियोलॉजी भी मिल रहा है, बायोकेमिस्ट्री भी मिल रहा है। फिर मैंने कहा चलो यार अब इतने सारे ये फील्ड्स हैं, अब इन फील्ड्स को सर्च करते हैं। सही है। कि इन सब में क्या क्या मुझे ख़ास तौर में मिलेगा पढ़ने को। तो वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि अच्छा बायोकेमिस्ट्री में ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं, और यही चीज़ें जो मुझे पढ़नी है, जो पता करनी है मुझे और जाननी है। तो इस तरह मैंने अपना एडमिशन जो है ना वो बायोकेमिस्ट्री में लिया था, और घर में बताया कि भाई MBBS के अलावा ना और भी बहुत फील्ड होती हैं, मैं जाऊँगी बायोकेमिस्ट्री में। तो अब वही वाली चीज़ थी, अप्रूवल तो नहीं था शुरू में, बिकॉज ये वाली बात थी कि MBBS के अलावा तो क्या ही किसी का स्कोप नहीं है यहाँ पे, डॉक्टर नहीं हो तो कुछ नहीं हो, क्या बनोगी बायोकेमिस्ट्री करके, ये वो। लेकिन अगेन वही वाली चीज़ है, स्टेरियोटाइप्स जब आप ब्रेक करते हो ना अपने इर्द गिर्द ही, तो बड़ा मुश्किल होता है उस चीज़ को करना, लेकिन इन दी एंड जब आप कर लेते हो ना तो फिर सब आपके इर्द गिर्द अडेप्ट कर ही लेते हैं। इस तरह आई लाइक एंडेड अप इन बायोकेमिस्ट्री, वाज लाइक months of research, months and months. सही है, ये रिसर्च वाली बात करें, दैट्स अ रियली ग्रेट ब्रेकडाउन जो आपने कर दिया ना। लेट्स सपोज जो लोग देख रहे हैं कि लेट्स सपोज मुझे एक चीज़ के बारे में पढ़ना, आपने बोला मुझे मेडिसिन के बारे में पढ़ने का शौक है। अब आपने देखा कि मेडिसिन की फील्ड कौन कौन सी हैं, सही है, जिसमें मैं ये चीज़ें पढ़ सकती हूँ। लाइक स्पेसिफिकली आपने टाइप किया, अच्छा फार्माकोलॉजी आई, देन फिर बायोकेमिस्ट्री आई, फिर अच्छा माइक्रोबायोलॉजी भी आई। अच्छा अब ये 5 फील्ड्स आई ना, अब आपने देखा कि अब इन 5 फील्ड पे मैं रिसर्च करता हूँ कि अच्छा इन 5 फील्ड्स में कौन सी फील्ड है जो सबसे ज़्यादा मेरे इंटरेस्ट से अलाइन हो रही है। सही है। तो ये होता है ना कि इंटरमीडिएट में जब हम किसी से सवाल पूछने कि यार मैं क्या करूं, बंदा वो बोलता है यार आपका जो इंटरेस्ट है आप वो करो। बंदा कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट कि यार अब इंटरेस्ट ढूंढूं कैसे, पैशन कैसे ढूंढूं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो इसका जो आपने ब्रेकडाउन बताया ना कि आपने लेट सपोज मुझे कॉमर्स साइड पे इंटरेस्ट है, मैंने इंटरमीडिएट कर लिया, अब मैं देखता हूँ अच्छा कॉमर्स में मुझे इस स्पेसिफिक पार्ट का इंटरेस्ट है। देन फिर मैंने देखा अच्छा ये डिग्रीज आ रही हैं और इन डिग्रीज के बारे में मैं रिसर्च करता हूँ, जो डिग्री सबसे ज़्यादा अलाइन हो रही होगी मेरे इंटरेस्ट के साथ, मैंने बोला हाँ सही है, ये वाली डिग्री समझ आ रहा है और ये वाली डिग्री मैं कर सकता हूँ। सही, दैट्स अ रियली ग्रेट ब्रेकडाउन। उससे पहले जो मेडिसिन वाली बात आपने करी कि 6th क्लास से आपको मेडिसिन का शौक, तो ऐसा होता होगा कि आपके घर में कोई भी दवाई वगैरह आ रही है, आप फौरन खोल के, तो घर वालों का क्या रिएक्शन होता था, या बोलते कि ये बच्ची क्या है ये जो दवाई आती है, या आपने कभी ऐसा किया कि आप मेडिकल वाले के पास चले गए कि ला भाई मुझे ये इस दवाई का मुझे प्रिस्क्रिप्शन पढ़नी है, ऐसा कोई? ओह माय गॉड, यस, नाउ दैट यू मेंशन इट, तो घर वालों का तो रिएक्शन ऐसा
होता था कि मेरे अब्बू को जो है ना एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम रहती थी, तो अब्बू दवाइयाँ लाते थे अपने पेट के लिए, एसिडिटी वगैरह के लिए। तो मैं पापा को बोलती थी कि आपको डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख के दी हैं? पापा बोलते थे हाँ दवाइयाँ ले आए आप? कभी लेके आ जाते थे, कभी नहीं लेके आए। जब नहीं लेके आते थे ना तो मैं पापा को बोलती थी पापा कोशिश कीजिएगा अगर आप डब्बे में दवाई ला रहे हैं ना उसमें पर्चा ज़रूर हो उसका। अब अब्बू ना मुझे देखते थे थोड़ी अजीब नज़र से, लेकिन अब्बू की ये वाली अच्छी चीज़ थी कि कभी भी टोकते नहीं थे वो उस चीज़ पे। तो आई थिंक अगर उस शौक में बढ़ावा आया था ना मेरा तो वो अब्बू की वजह से ही आया था, तो कि वो सुन लेते थे कि अच्छा ठीक है इसको पर्चे चाहिए मैं ला दूंगा पर्चे। एक दफ़ा मुझे बोलने लगे फार्मेसी वाला मुझे अजीब नज़रों से देखता है जब मैं उसको कहता हूँ कि पर्चा अंदर रहने दो, वो पर्चा ही उठा के फेंक देते ना बाहर के, ठीक है दवा चाहिए पर्चा निकाल दिया अंदर ही फेंक दिया। तो उस पर एक दफ़ा फिर पापा को मैंने बताया कि पापा मुझे ना अच्छा लगता है मैं पढ़ती हूँ इन पेपर्स को, और फिर मैंने अपना ना एक जर्नल दिखाया उनको जिसमें मैंने वो सारे पेजेस चिपकाए हुए थे, हाइलाइटर से चीज़ें हाईलाइट की हुई थी, पेंसिल से नोट्स बनाए हुए थे, और पापा ना देख के हैरान रह गए थे, कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन्होंने 1-2 पेजेस पलटे, उन्होंने बंद किया, उन्होंने कहा अच्छा। और अगले दिन उन्होंने क्या किया, वो फार्मेसी गए थे जहाँ पे उनकी जान पहचान थी, उन्होंने कहा भाई जितने भी पर्चे तुम्हारे पास ही पड़े हुए ना सारे उठा के दे दो। फार्मेसी वाला भी कह रहा है ये क्या कह रहे हैं कि खैर उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं किए, पापा को दे दिया, पापा को थैला भर के लेके आए पर्चों का, कह रहे हैं ये लो इसमें से देख लो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं तुम्हें रखनी है, हो सकता है रिपीटेड भी हो। मैंने फार्मेसी वाले से कहा जितने पर्चे हैं सारे दे दो। मैं कहा नाइस ये अच्छी चीज़ है। अब मजा आएगा। मेरा तो हो गया मेरा पूरा जर्नल कंप्लीट हो गया था, अच्छा खासा मोटा रजिस्टर था वो, उसमें मैंने सारे लगा के उसमें पढ़ा, और पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ नहीं थी किस किस चीज़ के लिए, मतलब कुछ ऐसी भी चीज़ें थी कि 6ठी-7वीं जमात की बच्ची को ना उस तरह की बीमारियाँ नहीं पता होनी चाहिए थी। वो बीमारियाँ भी पता चल गई थी, अच्छा ये बीमारी भी होती है, इसके लिए ये दवा है, ठीक है कल को कोई आएगा तो उसको बताऊंगी मैं कि अगर ये बीमारी है। ऐसा हुआ है कि कोई आपके क्या कहते हैं सराउंडिंग्स में आपने किसी को देखा बीमार, अरे फ्लू ये वाली गोली खा रहा, अच्छा मैं बता रही हूँ इसमें क्या होता है। जब मैं छोटी थी तो तब मैं नहीं करती थी, जब तक मैं क्लास मैट्रिक में थी तो तब तक मैं नहीं करती थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि यार पढ़ लिया है अपना शौक है ये, लेकिन आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड इनफ कि मैं किसी को दवाइयाँ वगैरह बताऊँ अनटिल एंड अनलेस मुझे पता हो कि उस दवाई ने मेरे ऊपर असर किया है। जैसे सर में दर्द है तो मैं भी बोल देती थी यार पैनाडोल खा लो कोई मसला नहीं है, ज़्यादा अगर किसी को जो है वो फ्लू हो रहा है या किसी को जो वो नज़ला वगैरह हो रहा है तो वही दवाइयाँ जो हमारे घर में अम्मी अब्बू हमें देते थे मैं वही दवाइयाँ आगे बताती थी, अपने पास से मैं कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन ये जरूर होता था कि अगर कोई बोल रहा होता था ना कुछ तो मैं बोलती थी यार पढ़ा तो है मैंने इस दवा के बारे में लेकिन नहीं बताऊंगी नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं करना, पता नहीं इसकी तबीयत और खराब हो गई तो फिर क्या होगा। तुमने बोला था ये वाली दवाई ये बल्ली अपने सर पे नहीं लेनी। सही है। तो अच्छा सही है, अब ये मेडिसिन वाला शौक चल रहा है, तो आपका कॉलेज कौन सा था, लाइक विच आपने कॉलेज कहाँ से पढ़ा? अच्छा मैंने पढ़ाई की थी अपनी पाक तुर्क मारिफ इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस से। सो दिस वाज लाइक एन अप एंड राइजिंग कॉलेज जिस टाइम पे मैंने एडमिशन लिया था। मैंने 9th मैट्रिक और अपना इंटरमीडिएट वहीं से किया था, वो इंटर तक था। सही है। तो मैंने 9th में एडमिशन लिया था वहाँ पे और वहाँ से मैंने 4 साल पढ़ाई की थी। तो उधर का सिलसिला ये था, सबसे मज़े की चीज़ जो थी वहाँ पे टर्किश टीचर्स पढ़ाती थी हमें, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्कूल अगर वो कह रहा था ना कि वो इंटरनेशनल स्कूल है तो वो एक्चुअली में इंटरनेशनल स्कूल ही था, उसकी टर्की से ही एफिलिएशन थी। तो वहाँ से टर्किश टीचर्स आती थी जो कि हमें टर्किश लैंग्वेज पढ़ाती थी, और एडमिन में जैसे प्रिंसिपल हो गए या वाइस प्रिंसिपल हो गए या डायरेक्टर हो गए तो वो जो है टर्किश होते थे। तो उनसे बात करने में बड़ा मज़ा आता था। एक तो ये कि एक दूसरा कल्चर होता था जिससे आप इंटरैक्ट करते थे, तो मेरी तो नेचर ही क्यूरियस किस्म की, तो मैं तो करती थी बातचीत उनसे ना। और उनके पास ना बड़ी मज़े के ना अलग अलग किस्म के मीठे होते थे, कभी बकलावा होता था, कभी टर्किश डिलाइट होती थी। तो मैं तो उनके ऑफिस चली जाती थी टर्किश डिलाइट खाने। मैं कहती थी नहीं मैं आपसे मिलने आई हूँ, होता वो एक्चुअली वो टर्किश डिलाइट जो रखी हुई होती थी मुझे वो खानी होती थी। तो उस स्कूल में भी मज़ा आता था। 9th में मैट्रिक में FSC 1 FSC 2 वहीं से हुई थी मेरी। और एंड अगेन मैंने अपनी फील्ड तो कंसिस्टेंट ही रखी थी, मैंने मेडिकल ही पढ़ा था। 9th और 10th में मैंने बॉटनी जोलॉजी पढ़ी थी जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, एंड देन अगेन FSC 1 FSC 2 में भी बॉटनी जोलॉजी ही पढ़ी थी मैंने। सही। अच्छा सर, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, लेट्स सपोज जो इंटरमीडिएट में भी होंगे ना, जिन्होंने प्री मेडिकल कर लिया होगा और आपकी उस स्टेज पे होंगे कि यार MBBS समझ नहीं आ रहा, करना नहीं है, डिग्री जैसी भी है वो उनको समझ नहीं आ रहा, उन्हें जाना किसी और साइड पे, लेकिन मेडिसिन से रिलेटेड फील्ड होनी चाहिए। आप क्योंकि बायोकेमिस्ट्री पढ़ चुकी हैं और आप उस फेज से गुजर चुकी हैं, लेट्स सपोज कोई ये एपिसोड देख रहा है पॉडकास्ट, तो उस थोड़ा सा उसको गाइड करें कि बायोकेमिस्ट्री कैसी फील्ड है। अगर वो बायोकेमिस्ट्री पढ़ता है तो लाइक
वो उसमें पढ़ेगा क्या, और ये एज अ फील्ड बायोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है? सही। सो अपेरेंटली जो एक MBBS का रुझान है ना आजकल, वो मुझे समझ में नहीं आता कि वो अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ख़त्म हो जाना चाहिए। किस वजह से? एक तो वजह ये है कि MBBS इटसेल्फ इतनी सैचुरेटेड फील्ड हो गई है ना, वहाँ मतलब हर दूसरा बंदा MBBS कर रहा है। किस लिए कर रहा है? बाज़ दफ़ा वो जो MBBS में होते हैं उनको भी इस बात से आगे ये चीज़ नहीं पता होती कि हमें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन के आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं पता, लेकिन MBBS में है। और फिर वो जो MD कैट का सिलसिला पूरा चल रहा है, इतने स्टूडेंट्स डीमोटिवेटेड हैं इस चीज़ से, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि उनको MBBS के अलावा कोई ऑप्शन नहीं समझ में आता। सो बायोकेमिस्ट्री तो मैं सबसे पहले सारे व्यूअर्स को ये बताऊंगी, भाई वो मदर ऑफ लाइफ साइंसेज है। जब तक आप MBBS में भी अगर आप हो ना, आप बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे और समझोगे ना, आप MBBS भी नहीं कर सकते अपना। ये इतनी बड़ी बात मैं अच्छा बोल किस लिए रही हूँ, ये इसलिए बोल रही हूँ कि जब भी मैंने किसी भी अपने फील्ड में जितने भी डॉक्टर्स से मेरा इंटरेक्शन हुआ, जो MBBS वाले डॉक्टर्स हैं, जब मैंने उनको बताया ना कि मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, उनकी आंखें फट जाती हैं। क्या मतलब बायोकेमिस्ट्री में तुम डिग्री कर रही हो? बायोकेमिस्ट्री भाई हमसे तो नहीं होती। जहाँ डॉक्टर्स ने ये वाली बात बोल दी ना कि भाई हमसे तो नहीं पढ़ी जाती बायोकेमिस्ट्री, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग इन दैट सब्जेक्ट जो कि है तो मेडिकली बहुत इंटीग्रेटेड, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है अनटिल एंड अनलेस उसको शौक हो उस चीज़ का। बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ते क्या हो? बेसिकली जितने भी आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं, अब चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, ठीक है, किस तरह होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स तो सबको पता है होते हैं, प्रोटीन सबको पता है होते हैं, फैट्स सबको पता है होते हैं, लेकिन उनके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरह वो आपकी बॉडी की क्या चीज़ बनाते हैं, किस तरह रिएक्शन सही से होते हैं, किस तरह हार्मोन्स आपकी बॉडी पे एक्ट करते हैं, क्या चेंजेस आते हैं आपके दिमाग में, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर्स को अगर मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में बताऊँ तो जो आपकी ब्रेन की सिग्नलिंग करते हैं, इमोशंस हो गए आपके, जो भी आप फील कर रहे हो, या इवन आपको भूख लग रही है, तकलीफ लग रही है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से ही होती हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से होती हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना, किस तरह बनती हैं ये और किस तरह असर करती हैं आपकी बॉडी पे, ये सारी चीज़ें बायोकेमिस्ट्री ही बताता है। सही। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी बॉडी का मैकेनिज्म समझना, अपनी बॉडी का, किसी और की बॉडी छोड़ दो, अपनी ही आपको समझना है ना कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है जब आप खाना खा लेते हो, या जब आप खुशी महसूस करते हो, या जब आप डर महसूस करते हो। ये सारी चीज़ें आपको बायोकेमिस्ट्री से इतनी फ्लॉलेसली समझ में आती हैं ना कि एक सेटिस्फैक्शन महसूस होती है कि अच्छा जब आप खुश होते हो तो बॉडी में ये हो रहा होता है। सही। या इतनी मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर ये चीज़ हो जाती है। मतलब ये ना थोड़ा सा कैथार्टिक भी होता है पढ़ना इस चीज़ को, बिकॉज आप रियलाइज़ करते हो कि कितनी ज़बरदस्त जो है ना नेचर एक तरह से फंक्शन करती है, अल्लाह ने किस तरह इतनी खूबसूरत चीज़ बनाई है। बिकॉज बॉडी तो आप एक ऐसी चीज़ आप फॉर ग्रांटेड ही लेते हो, जब तक आपको कहीं तकलीफ नहीं हो जाती या जब तक आप बीमार नहीं हो जाते ना, आप हर चीज़ को तब आपको पता चलता है कि ये तो इस चीज़ को मैं फॉर ग्रांटेड ले रहा। सही। और बायोकेमिस्ट्री वाली आपने जो बात करी, अच्छा अभी आपने बात करी कि MBBS वालों को मैं बता दूँ, बोलते हैं बहुत हार्ड फील है। तो कुछ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे अब इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, उनको एकदम ये हो गया अरे इतनी हार्ड फील्ड है मैं कैसे पढ़ूंगा। या अगर इंटरेस्ट तो बन रहा है बॉडी के बारे में पढ़ना है, लेकिन यार बहुत हार्ड है, मैं तो ये डिग्री बहुत, तो उनको आप बताएं क्या इस हार्ड को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, लाइक हार्ड किसके लिए है। और लाइक अगर मैं बात करूँ ना कि बायोकेमिस्ट्री की डिग्री किसके लिए है, ताकि वो आइडेंटिफाई कर ले हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ। सही। सो देखो बेसिकली जब मैंने कहा ना कि फील्ड हार्ड है, तो हार्डशिप हर फील्ड में अपनी आती है। सही। ठीक है, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे वो फॉर एग्जांपल मीडिया की कोई फील्ड हो, इवन इनफैक्ट अगर आप इंग्लिश लिटरेचर भी ले लो ना, जो कि लोग कहते हैं कि यार बड़ी सरसरी सी फील्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज ही तो है, उसकी भी अपनी हार्डशिप्स हैं अपनी अपनी जगह। हाउएवर बायोकेमिस्ट्री जो फील्ड है ना, वो उन लोगों के लिए अगेन जो कि बॉडी के अंदर के रिएक्शंस उनको समझना चाहती है, बॉडी के ऑर्गन्स किस तरह फंक्शन करते हैं ये समझना चाहते हैं, दवाइयाँ जब अंदर आपके जाती हैं किस तरह असर करती हैं, दवाइयों के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस तरह दो स्ट्रक्चर्स आपस में अगर रिएक्ट करेंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल होंगे, किस तरह दो स्ट्रक्चर्स अगर रिएक्ट करेंगे आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे। ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए बायोकेमिस्ट्री इज़ लाइक द बेस्ट फील्ड, द बेस्ट फील्ड। इससे ज़्यादा डेप्थ में आपको कोई और फील्ड नहीं समझा सकती ये सारी चीज़ें। हार्ड बायोकेमिस्ट्री में मैं कहूँगी सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो याद करना, वो असल आपकी ना एक तरह से वो है
हार्डशिप है। सही। अगर आपने वो स्ट्रक्चर्स याद कर लिए जो कि आपको 4 साल में हो जाते, कोई मसले की बात नहीं होती, 4 साल आप एक ही चीज़ पढ़ लो। क्योंकि जाहिर है देखो, अगर आपने एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद किया है, फॉर एग्जांपल मैंने जो सबसे पहला सबसे लंबा स्ट्रक्चर याद किया था वो कोलेस्ट्रॉल का किया था, और कोलेस्ट्रॉल में एक मसला मेरा हमेशा होता था, OH का एक ग्रुप होता है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहलाता है वो OH का ग्रुप में हर दफा भूल जाती थी और मैं उसको H लिख के आ जाती थी, और वो पूरा स्ट्रक्चर मेरा चेंज हो जाता, गलत हो जाता था। वो कोलेस्ट्रॉल रहा ही नहीं, आपने OH हटा दिया, वो कोलेस्ट्रॉल नहीं है अब। और मैं हर दफा सोचती थी यार पूरा स्ट्रक्चर सही बनाया मैंने, क्या मसला हो गया इसमें। और मैं हर दफा अपनी टीचर के पास जाती थी और मेरी टीचर बोलती थी, सदफ तुम वो वाहिद बच्ची हो जो एक ही गलत चीज़ करके आती हो, मतलब तुम्हारी वही रटी पिटी मिस्टेक होती है, पूरा स्ट्रक्चर सही है, मैं देख रही हूँ, जैसे ही मैं टिक लगाने जा रही होती हूँ तुम्हारा जो है वो OH की जगह H लिखा हुआ, तो तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर गलत हो जाता है। तो वही वाली चीज़ है, ये स्ट्रक्चर जो मैंने गलत करना शुरू किया था वो फर्स्ट ईयर के ही बीच में से करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब तक सेकेंड ईयर में मैं आई थी मुझे याद हो चुका था वो स्ट्रक्चर। सही। इसी तरह बाकी सारे स्ट्रक्चर्स भी है, जब आपको याद हो जाते हैं वो चेंज तो कभी भी नहीं होंगे, वो वैसे ही के वैसे ही रहेंगे, आपको याद हो जाएंगे, तो फिर आगे कोई मसला नहीं होता। सही। अच्छा। नाम याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एंजाइम का कोई नाम है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है। अब जैसे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम तो हमें याद ही है, जैसे डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, ये सारे कॉमन टर्म्स हैं। लेकिन कभी कभी एकदम से आपके पास फॉर एग्जांपल DNA लाइगेज का नाम आ गया, तो वो एक बंदा पहले यही सोचेगा DNA लाइगेज कुछ DNA से रिलेटेड है, अब आगे ये लाइगेज क्या है, तो वो क्या है? हाँ इसकी स्पेलिंग भी क्या है बाज़ दफा नहीं पता चलता कि यार पता नहीं किस तरह स्पेल करते हैं, लाइगेज LIGASE करते हैं या LYGASE करते हैं, बिकॉज ये Y और I वाला भी बड़ा सिलसिला होता है मेडिकल के टर्मिनोलॉजीज में ना। लेकिन ये वाली चीज़ होती है, जैसे जैसे आप उसको पढ़ते जाते हो चीज़ें याद होती जाती हैं, और जैसे जैसे आपको चीज़ें याद होंगी तो ये चेंज नहीं होंगी कभी। इसकी सबसे अच्छी चीज़ ही यही है, जब आपको याद हो गया ना तो वो जो एक हार्डशिप वाला स्ट्रगल फेज होता है ना वो खत्म हो जाता है, वो खुद ही खत्म हो जाता है। सही। अच्छा, इसमें आपने एक जो हार्डशिप को एक्सप्लेन किया ना, दैट वाज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि किसी भी फील्ड में ना अगर आपने उस फील्ड की क्रीम बनना है, सही है, या उस फील्ड में आपने टॉप लेवल अगर आप मीडिया पर और आपको उस फील्ड में अपना नाम बना है तो वो फील्ड आपके लिए हार्ड है। डेफिनेटली है। आप उस फील्ड हार्ड कैसे कि आपको उस फील्ड में काम करना पड़ेगा, उस फील्ड के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ना सिर्फ समझना पड़ेगा बस कि उनको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकली भी साथ लेके चलना पड़ेगा। तो जो हार्ड वाली डेफिनेट उस पर शायद टेक अवे पॉइंट एक ये ऐड हो सकता है कि हर फील्ड हार्ड है अगर आप उसमें अच्छा करना चाहते हैं, और हर फील्ड आसान है अगर आप उसको सिर्फ एज अ फील्ड लेके चलना चाहते हैं और आप डिग्री करके निकलना चाहते हैं। सही है। और आपने अच्छा ये तो बायोकेमिस्ट्री वाली बात चल रही है, मुझे ये बताएं कि आप व्हेन यू गॉट एडमिशन कराची यूनिवर्सिटी, तो हाउ वाज योर इनिशियल, आपके जो शुरू के जो दिन थे वो कैसे थे, लाइक पहला KU का एक्सपीरियंस कैसा था? ओके, सो पहले KU के एक्सपीरियंस पे ना 2 स्टोरीज है मेरे पास जिनको मैं थोड़ा सा डिवाइड करके बताती हूँ। जब मैं इंटर में थी ना तो मैं एक इंटरनेशनल कंपटीशन जीत के आई थी, और वो था इंटेल ISF 2019 का। ISF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। तो वहाँ से मैं जीत के किस वजह से आई थी, मेरा सिर्फ एक जुनून था, और वो इंटर में शुरू हुआ था कि मुझे USA जाना है और मुझे अमेरिका का चक्कर लगा के आना है और मुझे देखना है अमेरिका कैसा है। और हमारा जो कॉलेज था जिसका मैंने जिक्र किया पाक तुर्क, तो वहाँ पे ये कंपटीशन आता था इंटेल ISF, जिसका मुझे 9th क्लास से पता चल गया था कि ये कंपटीशन USA भेजता है बच्चों को। लेकिन जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि इसमें ये वाला सिलसिला होता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है जिसका प्रोटोटाइप हो, जो दुनिया में एक्चुअली में कोई इनोवेशन लेके आए, कोई डिफरेंस मेक करे। मैंने कहा यार अब प्रोजेक्ट बनाना है इस चीज़ के लिए। तो साइंस में इंटरेस्ट, मेरा ओवरऑल साइंस में बहुत इंटरेस्ट रहा है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आई लव साइंस। तो उसमें ये हुआ था कि मैं अपने फादर के साथ ही बैठी थी, कि फादर की ना टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज ये सब बहुत अच्छी है। उनके साथ में बैठी और मैंने कहा पापा प्रोटोटाइप बनाना है और ये प्रोटोटाइप मुझे USA लेके जाएगा। पापा कह रहे हैं पता नहीं क्या बातें कर रही है, USA जाएगी वो। खैर पापा क्योंकि सपोर्टिव होते थे इन चीज़ों में, उन्होंने करवा दिया। तो मैंने बनाया था एक डुअल पर्पस हाईवे विंड टर्बाइन। अब उस पर क्या हुआ था कि हाईवे पे वो विंड टर्बाइंस आप इंस्टॉल कर दो तो हाईवे पे गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से गुजरती हैं, तो जो हवा प्रोड्यूस होती है उससे वो टर्बाइंस घूमेंगे। अब ये हाईवे वाला जो आइडिया था ना, ये भी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस था उस टाइम पे, और एक तरह से ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट था।
और इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन से बनना भी एक बहुत कॉमन चीज़ थी। इसको डुअल पर्पस मैंने कैसे बनाया था कि जब टरबाइन घूमेगा ना तो इसी की रोटेशन से पानी की मोटर भी घूमती है ना, इसको मैंने मैकेनिकली अटैच कर दिया था पानी की मोटर से। सही है। और अब वो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर आपकी पानी की मोटर चल रही है टरबाइन के घूमने से, और वो अंडरग्राउंड से वाटर एक्सट्रैक्ट कर रही है हाईवे से। तो ये मैंने कहा था कि ये जो वाटर एक्सट्रैक्शन है ना, ये नई चीज़ है। अब इस इनोवेशन ने मुझे कराची में जिता दिया। लाहौर में भी मैं जीत गई थी, लाहौर में उसका नेशनल राउंड था। अब जब मैं वहाँ जीत गई तो वहाँ पे मुझे खबर मिली कि सदफ आप डेलीगेशन के साथ यूएसए जा रही हो, बिकॉज आपका प्रोजेक्ट यहाँ से जीत गया है। मैं कहा ख्वाब पूरा हो गया, लेकिन फिर ख्वाब मेरा वहाँ पे महदूद नहीं रहा। अब मैंने कहा कि यार अब मैं यूएसए जा रही हूँ, मैं वहाँ से भी जीत के आऊँगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि इसको मैं जितवाऊँगी किसी ना किसी तरह। तो वहाँ पे वाली चीज़ हुई कि जब मैं यूएसए लेके गई, काफ़ी टफ कंपटीशन था, 1 हफ्ते का था वो पूरा। उसमें एक्टिविटीज़ भी थी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आपको अपना प्रोजेक्ट अच्छे खासे जजेस वगैरह को एक्सप्लेन करना था कि भाई आपका प्रोजेक्ट ये है, और एक तरह से मनवाना था कि भाई मेरा प्रोजेक्ट इतना है वर्दी, मैंने इस पर इतनी मेहनत की है। तो वहाँ से फिर मुझे 3 अवार्ड मिले थे। एक मुझे यूएस नेवी की तरफ से मिला था ऑनरेरी अवार्ड, एक मुझे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूएसए की थी, उनकी तरफ से ऑनरेरी अवार्ड मिला था, और फिर मुझे एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी है यूएसए की, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, उनकी तरफ से ट्यूशन पे फुल स्कॉलरशिप मिली थी। तो वो मुझे मेरे प्रोजेक्ट पे मिली थी। अब जब ये वाला एक फेज़ था ना मेरा, ये था एक विक्टर वाला फेज़ कि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पूरी दुनिया कॉन्कर कर ली है, और इंटर में ही कर ली है। ठीक है, लेकिन अब जब यूनिवर्सिटी वाली चीज़ आई तो उस वक्त ये वाली चीज़ थी कि अगेन फाइनेंशियली इतना ज़्यादा मैं नहीं स्ट्रॉन्ग थी कि ट्यूशन के अलावा मैं बाकी सारी चीज़ें अफोर्ड करती यूएसए में। तो मैंने ASU वाली जो स्कॉलरशिप थी वो मैंने नहीं अवेल की, मैंने डिसाइड किया मैं यहीं से पढ़ाई करूँगी। सो उसमें ये वाली चीज़ थी कि अब्बू कह रहे थे कि भाई अगर यहाँ से पढ़ रही हो तो MBBS ही करोगी। अब वो वाली चीज़ मैंने बता दी कि मैं MBBS नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए। अब्बू की तसल्ली के लिए मैंने MCAT भी दे दिया था। तो उसके बाद ये हुआ था कि इतनी रिसर्च करने के बाद, और पता नहीं कितने कितने बड़ों को मैंने कॉल की, जितने भी मेरे मेडिकल के बड़े सारे, वो सारे MBBS वाले। और वो MBBS वाले जो रिसेंटली MBBS ख़त्म कर रहे थे ना उस टाइम पे, उन्होंने मुझे कहा सदफ कुछ भी कर लो, MBBS में मत जाना। अब ये वाली एक चीज़ होती है कि चलो ठीक है, मुझे समझ में आता है, हर कोई अपनी अपनी फील्ड से एक टाइम पे बेजार हो ही जाता है, बट MBBS शौक अगेन नहीं था। लेकिन मैं चाह रही थी कोई बताए मुझे कि मैं कहाँ जाऊँ, कोई और बता नहीं पा रहा था कि मेडिकल में अगर तुम MBBS में नहीं जा रही हो तो किसी को भी नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ। मैंने कहा चलो भाई इस चीज़ को हम अपने ही हाथ में ले लेते हैं। रिसर्च की, अच्छी खासी रिसर्च की, चीज़ें निकाली, शॉर्ट लिस्ट की। अब्बू के पास पता नहीं कौन कौन सी फील्ड्स नहीं लेके गई हूँ मैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो मेडिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये वो। हमारे अब्बू हमेशा जो है वो उसको रिफ्यूज़ कर देते थे, बिकॉज वही वाला माइंड सेट, स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड, MBBS नहीं जा रही, क्या करोगी, ये वो। सो इट वॉज लाइक अ वेरी वेरी टफ फेज़। लेकिन इन दी एंड मैंने देखा भाई हर जगह यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्लोज हो गए, मैं नहीं अप्लाई कर पा रही हूँ कहीं पे भी जहाँ पे मैं चाह रही हूँ जाना। और KU का मैंने देखा एडमिशन खुला हुआ है, नवंबर में आई थिंक इनके एडमिशन्स खुलते हैं। नवंबर के ही टाइम था वो, मुझे याद है, सर्दियों का टाइम था। और उस वक्त मैंने देखा KU के एडमिशन्स खुले हैं। मैंने कहा यार, और मेरा सिर्फ एक, उस वक्त ना सिर्फ एक ही चीज़ मेरे दिमाग में रह गई थी कि मुझे गैप ईयर नहीं लेना, मुझे पढ़ना है, मुझे कंटिन्यू करना है, आई डोंट वांट टू सिट एट होम। तो उस वाली चीज़ पे फिर ये हुआ कि मैंने KU देखा और मैंने सिर्फ मम्मा को बुलाया और मैंने कहा मामा मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। तो अम्मी इज़ लाइक कहाँ कर रही हो? मैंने कहा मैं कर रही हूँ बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि वहाँ पे मैं अपना ये डिसीजन बिल्कुल फर्म बना चुकी थी रिसर्च करने के बाद कि बायोकेमिस्ट्री में जाना है। अब मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ देख रही हूँ जिनके थोड़े से नाम हैं ज़ाहिर है, जैसे डाउ हो गया, या फॉर एग्जांपल NED भी मैंने सर्च कर लिया था कि कोई फील्ड वो लोग ऑफर कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की, नहीं कर रहे, बिकॉज डाउ ने उस टाइम पे नई नई मेडिकल टेक्नोलॉजी की फील्ड इंट्रोड्यूस करवाई थी। NED जो है वो मेडिकल नहीं, सॉरी, वो करवाता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करवाता है। तो मैंने सोचा बायोकेमिस्ट्री शायद कहीं से मिल जाए, नहीं मिल रही। मैंने कहा KU में ऑप्शन है, चलते हैं यहाँ पे। अब मैंने अब्बू को बोला कि अब्बू अब तो बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन हो गया मेरा, मैं बहुत खुश। अब्बू इतने खुश नहीं, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा चलो लेके चले जाते हैं तुम्हें। पहला दिन ओरिएंटेशन, उस दिन इतना मज़े का सीन हुआ, हम लोग बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, मैप पे नज़र आ रहा है कि हम बायोकेमिस्ट्री के डिपार्टमेंट के इर्द गिर्द कहीं हैं।
कराची यूनिवर्सिटी में एक मजे का सिलसिला ये है, ओल्ड फार्मेसी का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, फिर बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, एंड देन माइक्रोबायोलॉजी का, बिल्कुल बराबर बराबर में बने हुए ये तीनों डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब हम माइक्रोबायोलॉजी आ गए, हमें पता चल रहा है हम माइक्रोबायोलॉजी में खड़े हुए हैं। अब हम क्रॉस करके आ गए, फार्मेसी पहुंच गए हम लोग, हम कह रहे हैं फार्मेसी में खड़े हुए, बायोकेमिस्ट्री बीच में दिखा रहे हैं कहाँ है ये डिपार्टमेंट। अब हम लोग इधर उधर, मैं और मेरे अब्बू, वी आर थिंकिंग वी आर लॉस्ट, या तो बायोकेमिस्ट्री की गलत जगह दिखा रहा है, क्या है क्या नहीं है। और मैं अब्बू को आश्रय देती हूँ, बिकॉज अब्बू ऑलरेडी नाराज हैं कि गूगल मैप दिखा देता है गलत रास्ते, कोई मसला नहीं है। देन एक थोड़ी सीनियर सी बंदी हमें नजर आई, जिनको हमने कहा कि यार आप लग रही हो थोड़ी पुरानी केयू की बंदी, ज़रा आप हमें बता सकती हैं कि बायोकेमिस्ट्री कहाँ है। तो शी इज़ लाइक कि हाँ आप खड़े हुए हो बायोकेमिस्ट्री पे ना, हम इधर देख रहे हैं। एंड देन मैंने कहा नहीं आप मुझे बताएं, बिल्डिंग पॉइंट आउट कर देंगी कहाँ, ये रही सामने, ये रही। मैंने कहा अच्छा तो ये बायोकेमिस्ट्री। और मेरे जो अब्बू है ना, वो माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट देख रहे हैं, बिकॉज इट्स अ लिटिल वेल बिल्ट। उसका डिपार्टमेंट देख रहे हैं, कह रहे हैं यहीं चली जाती तुम, ये कहाँ आई हो। मैंने कहा आई लाइक ट्राई टू स्टे वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी पॉजिटिव। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं पापा, देख लेंगे यहाँ से पढ़ के, हो सकता है पढ़ाई बहुत अच्छी हो यहाँ की, मेरी मर्जी की पढ़ाई है, कोई बात नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ यहाँ पे। अब्बू गए, ठीक है भाई फिर तुम्हारी मर्जी के हवाले हो, तुम जाओ। अब्बू चले गए, ओरिएंटेशन हुई, ओरिएंटेशन पे ही मेरी दोस्त वगैरह भी बन गई थी। अब जो टीचर थी ना, हमारी स्टूडेंट एडवाइज़र आई थी, शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस पर्सन। वो आई और उन्होंने आते के साथ सबसे पहला सवाल क्या पूछा होगा, गैस कर सकते हो? बायोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं, उन्होंने पूछा यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो MBBS के हारे हुए आए हैं। और पूरी क्लास ने हाथ उठाया है, और मैंने नहीं हाथ उठाया बिकॉज मुझे MBBS में नहीं जाना था ना। अब ना मिस यूं देख रही हैं सबको, अब मैंने भी पीछे मुड़ के देखा तो सबके हाथ उठे हुए। मैंने कहा कि मैं ऑड वन आउट नजर आ रही हूँ, क्या सीन है। और मेरे साथ सिर्फ एक दो और लोग थे जिन्होंने हाथ नहीं उठाया हुआ था। अब मिस कहने लगी ठीक है, मतलब तुम लोगों को भी वैसे ही लेके चलना पड़ेगा जिस तरह हम डिपार्टमेंट को पिछले 15 साल से लेके चल रहे हैं। मैंने कहा यार मतलब इट्स लाइक कि अगर आपका MBBS में एडमिशन नहीं हुआ तो बाकी जितने भी सारी फील्ड्स हैं दे आर लाइक ट्रीटेड एज एन ऑप्शन, कि MBBS में नहीं हुआ तो चलो यार यहाँ चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, डिग्री तो मिल जाएगी। मतलब ये वाली चीज़ तो फिर ऐसी होती है कि फिर आप जब इस तरह आते हो ना किसी डिपार्टमेंट में, तो ना आपका दिल लगता है, ना आपको वो सब्जेक्ट समझ में आता है। पास कर भी लो, डिग्री मिल भी जाए, उस डिग्री का आप कुछ फिर आगे बना नहीं पाते, क्योंकि आपने कभी शौक से नहीं पढ़ी, आपने सिर्फ उसको चलाओ के तौर पे किया है। ये मसला होता है। तो वहाँ पे ना एक तरह से एक तो मेरा यूफोरिया थोड़ा सा डाउन आया, जो मैं एक तरह से इंटर से जीत के आई हुई हूँ, यू नो, इंटरनेशनली एवरीथिंग। वो यूफोरिया मेरा डाउन किस वजह से हुआ कि पहले मैंने देखा कि अब्बू की डिसअपॉइंटमेंट कैसी थी डिपार्टमेंट को लेके, कि भाई तुम कहीं और आ जाती। उसके बाद फिर ये वाली चीज़ मैंने देखा कि यार अगर मिस ने ये देख लिया कि ये सारे स्टूडेंट्स एंथुसियास्टिक नहीं हैं, ये सब MBBS छोड़ के यहाँ आए, तो हो सकता है शायद टीचर्स हम लोगों को थोड़ा डिफरेंटली पढ़ाएं। हो सकता है उतना एंथुसियास्टिकली और उतना इंटरैक्टिवली ना पढ़ाएं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। एक यूफोरिया पहले डाउन आया, डिपार्टमेंट ढूंढते ढूंढते गुम हो गई मैं, और फिर मुझे पता चला कि मेरे साथ कोई भी ऐसा नहीं है जो कि शौक से इस डिपार्टमेंट में आया हो। दे आर ट्रीटिंग इट लाइक एन ऑप्शन। तो ये एक मुझे बड़ी ना शॉकर वाली चीज़ लगी। मैंने कहा यार मतलब इतना इंटीग्रेटेड है ये स्टीरियोटाइप कि MBBS ही होगा और कुछ नहीं है। दैट इज़ लाइक बहुत ना मेरे लिए एक वो था, लाइफ चेंजिंग मोमेंट था वो। सही। और आपका जो इंटरमीडिएट में US वाला जो ट्रिप था वो कितने, एक वीक का ट्रिप था? तकरीबन 1 से 1.5 वीक का ट्रिप था वो। सही है। तो मुझे थोड़ा सा अगर मैं एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव बात करूँ ना, कि आपने पहले US देखा, देन पे कंपैरिजन नहीं पूछा, मैं पूछा आपने कोई व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस देयर, वहाँ से क्या सीखा, तो अगर वो बताना चाहें। वहाँ से मैंने ये सीखा था बिकॉज मेरे बराबर के स्टूडेंट्स थे सारे। इंटेल ISF जो है ना, इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्री कॉलेज साइंस फेयर। तो बेसिकली प्री कॉलेज साइंस फेयर, क्योंकि वो कॉलेज बेसिकली यूनिवर्सिटी को बोलते हैं, ठीक है। तो प्री कॉलेज का मतलब है 9, 10, FSC 1 और FSC 2, ये 4 लेवल्स आपस में कम्पीट करेंगे। मैं उस वक्त FSC 1 में थी। तो मैंने ये देखा कि यार मेरे बराबर के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं जाके देखती हूँ कि और स्टूडेंट्स ने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। मैं तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, जो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी थी, उसकी कैटेगरी में थी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की अलग कैटेगरी। एक तो कैटेगरीज इतनी थी, और लॉ, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। मैंने कहा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कहाँ से आ गई, अभी 9, 10 के स्टूडेंट्स हैं ये सारे। फिर केमिस्ट्री के अलग, बायोलॉजिकल साइंसेज अलग, इतनी कैटेगरीज थी, फिजिक्स और पता नहीं कौन कौन सी। तो मैंने जाके सारे प्रोजेक्ट्स देखे थे, और क्या प्रोजेक्ट्स थे, इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स, मतलब मैं देख के हैरान थी।
मुझसे छोटे छोटे स्टूडेंट्स 9-10 क्लास के स्टूडेंट्स ने कैंसर सेल्स पे काम किया हुआ है यार। मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि पाकिस्तान में इवन इनफैक्ट अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हो तो आपको कोई कैंसर सेल्स पे काम करवाएगा या कोई स्टेम सेल्स पे आपको काम करवाएगा। लेकिन वहाँ पे बाकायदा स्टूडेंट्स ने पूरे वो जो प्रेजेंटेशन बोर्ड्स थे हमारे उस पर ना सिर्फ अपनी रिसर्च लगाई हुई थी, उन्होंने हर जगह का कंसेंट, परमिशन, हॉस्पिटल्स, जो भी इंस्टीट्यूट्स थे जहाँ जहाँ से उन्होंने काम किया था उन सब के कंसेंट्स, लेटर्स, सारी चीज़ें लगाई हुई थी। मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि एकेडमिकली, रिसर्च वाइज, डेवलपमेंट वाइज सपोर्ट का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जब मैंने अपना प्रोजेक्ट फिर देखा ना, मैंने कहा यार ये जो इंटेल आईसेट पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस भी होती हैं जो ग्रैंड विनर्स होते हैं, वहाँ मुझे पता चल गया था ग्रैंड विनर मैं नहीं हूँ, मैं हो ही नहीं सकती। क्योंकि वो प्रोजेक्ट का जब कंपैरिजन एक आया था, आपको पता चल जाता है आपने क्या बनाया और सामने वाले ने क्या बनाया। मेरी अपनी कैटेगरी में एक लड़का था, उसने पता है क्या बनाया था, उसने बैम्बू से सेल बनाया था। उसने बताया कि मैं बैम्बू सूप पीता था क्योंकि मैं बॉय स्काउट में होता था, और बैम्बू सूप में मैंने नोटिस किया नमकियात होती हैं और वो मतलब नेचुरली प्रेजेंट होती हैं। वो बैम्बू सूप इसी तरह बनाते थे। उसने कहा कि ये जो नमकियात होती हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो हम इनसे सेल क्यों नहीं बना सकते। मैंने कहा यार इसका दिमाग कैसे चल रहा है इतना कि इसने सिर्फ सूप पिया और इसने सोचा यार इसमें नेचुरली नमकियात प्रेजेंट है तो मैं बैम्बू से सेल बना सकता हूँ। उसकी हमारी कैटेगरी में थर्ड पोजीशन आई थी। अब सोचो उसकी थर्ड पोजीशन आई है, सेकंड और फर्स्ट ने क्या किया होगा। फिर फर्स्ट जो थे ना वो 2 कोरियन लड़के थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बनाया पता नहीं कुछ पानी की वेव्स थी, उससे उन्होंने उसको किसी तरह ना वो किया था, उन वेव्स को और ज़्यादा पावर इंक्रीज़ करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ आउटपुट वगैरह था वो इंक्रीज़ किया था उन्होंने। मैंने कहा यार ये क्या कैसे, और जब मैंने उनसे पूछा, बेसिकली मेरी दोस्ती अच्छी हो गई थी कि यार तुम लोग कैसे सोचते हो ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने बताया हम जहाँ पढ़ते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमें बताते हैं कि इसी तरह तो सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स। सही। सो लर्निंग वाइज यू लर्न अ लॉट। जो यूएस में था वो इट वाज के भाई बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और एक तो आपने इंटरेक्ट किया डिफरेंट जो पार्टिसिपेंट्स थे और उनसे आपने सीखा कि हाँ यार बहुत फैसिनेटिंग चीज़ें हो रही हैं। और लर्निंग का जो बेसिकली एक क्या कहते हैं प्रिंसिपल भी यही है कि आप सीखते उन्हीं लोगों के साथ में जो आपसे ज़्यादा कर रहे होते हैं ना। सही। और जहाँ आप अपने आप को ज़्यादा समझे ना, तो इसका मतलब ये कि यू आर इन रॉन्ग रूम कहते हैं ना, इफ़ यू आर दी ओनली वन जो बिल्कुल सही है उस रूम में, तो फिर यू आर इन रॉन्ग रूम। आपको पता ही नहीं है कि भाई वंस आपके ऊपर वाले लोग हैं, आपके लेवल आपसे और ऊपर, आप इंस्पिरेशन अगर आप उनसे लेते हो, हाँ यार इन्होंने जब इतना मेरी फील्ड में जैसे जैसे आपने बताया ना बायोकेमिस्ट्री का ये कर रहा है, तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है, हाँ मैं अच्छा तो कर रही हूँ लेकिन मुझे इससे और अच्छा करना है। जो हमारे जहन में एक सवाल आता है, एक बात आती है, वो ये आती है किसी भी डिग्री को चूज़ करते हुए ना, कि अगर मैं ये डिग्री कर लेता हूँ तो ये डिग्री करने के बाद इस डिग्री का स्कोप क्या है। अब स्कोप इन सिंपल टर्म्स कि मैं कहाँ कहाँ काम कर सकता हूँ और इसकी मार्केट डिमांड क्या है, अगर इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके आप बताएं। ओके, सो बेसिकली जब आप बायोकेमिस्ट्री की डिग्री कर लेते हो ना, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, बहुत सारे एक्सप्लोर करने के ऑप्शंस होते हैं। उनमें से सबसे पहला ये होता है कि आप रिसर्च की फील्ड में चले जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ आप, ठीक है। तो रिसर्च में अच्छा मैं मज़े की चीज़ बताती हूँ। जब मैंने बायोकेमिस्ट्री में मामा को बताना शुरू किया ना कि मामा बहुत मज़ा आता है रिसर्च करके, ये वो रिसर्च पोटेंशियल है इस टॉपिक में और इस ओवरऑल फील्ड में, तो मामा ने मुझे एक बात बोली थी, उन्होंने कहा साइंटिस्ट मत बन जाना, पागल लोग होते हैं वो, बिल्कुल धत्ती होते हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं रिसर्च पे ये वो। मैंने कहा अबे यार बात तो सही बोली है काइंड ऑफ, क्योंकि साइंटिस्ट का थोड़ा सा स्टीरियोटाइप्स मूवीज़ में, स्टोरीज़ में ऐसा ही बना हुआ है कि पागल लोग होते हैं वो। लेकिन जितने भी मेरे टीचर्स हैं उन सब ने मुझे पढ़ाया है, वो सब भी रिसर्चर्स हैं। वो एक पॉइंट पे कोई ना कोई रिसर्च निकालते हैं, अपने आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, इंटरनेशनल नेशनल इतने आर्टिकल्स हैं और वो सब उनकी रिसर्चेस हैं। सही है। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वो सारे बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वो सारे। मुझे उनमें से कोई एक भी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा। तो ये वाली चीज़ भी थी कि साइंटिस्ट होना डजंट नॉट नेसेसरीली मीन कि आप एक ही रिसर्च पे अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दो। आप रिसर्चेस पिक करते हो, आर्टिकल्स बनाते हो, पब्लिश करते हो उनको, वही आपके रिसर्चर वाली एक चीज़ होती है। आप उसी तरह फील्ड में रेलेवेंट भी रहते हो और आप फील्ड में अपना नाम भी बना लेते हो। तो एक तो ये वाली चीज़ होती है, आप रिसर्च में चले जाओ। दूसरी चीज़ होती है आप लैब्स में काम कर लो,
ठीक है, अगर किसी को बहुत शौक है केमिकल्स वगैरह की टेस्टिंग करना, सैम्पल्स वगैरह देखना कि किसमें जो है वो फॉर एग्जांपल ग्लूकोज लेवल देखना है, शुगर का लेवल, कि किसी को डायबिटीज़ है कि नहीं है, बहुत शौक है, लोगों को होता है शौक। मेरे अपने डिपार्टमेंट में मैंने कुछ लोगों को देखा था, उन्होंने यही वाली चीज़ डिग्री करते हुए रियलाइज़ की कि यार हमें इस चीज़ में बहुत मज़ा आ रहा है और हमें यही करना है। सही, तो वो उन लोगों को अपनी फील्ड पता चल गई कि यार हम लैब्स में काम कर सकते हैं। लैब्स में बायोकेमिस्ट्री में एक और बहुत मज़े की चीज़ ये भी होती है कि जितने भी लैब्स के इक्विपमेंट होते हैं ना, आपको वो भी इस्तेमाल करना आ जाते हैं। तो आप लैब टेक्नीशियन के तौर पे भी जा सकते हो वहाँ पे। अब लैब टेक्नीशियन भी लोग जब सोचेंगे ना, अबे टेक्नीशियन बोल रही है, क्या मतलब टेक्नीशियन? बायोकेमिस्ट्री की लैब में टेक्नीशियन होना इज समथिंग कि अगर कोई सुपरवाइजर भी वहाँ पे बैठा हुआ है ना, जिसको सब पता है कि किस तरह का एक्सपेरिमेंट करवाना है, और अगर मशीन ख़राब हो गई है, सुपरवाइजर आपकी तरफ ही देखेगा कि भाई टेक्नीशियन को बुलाओ, इसको पता होगा कि ये मशीन चलना क्यों बंद हो गई है और ये वापस कैसे चल सकती है। सही। तो एक तरह से लैब टेक्नीशियन पे तो पूरी लैब डिपेंडेंट होती है। मशीन ही नहीं चल रही, आप कैसे नापोगे कोई चीज़, कैसे मेजर करोगे कोई चीज़, नहीं कर सकते। सो एक ये वाली चीज़ हो गई। देन मैंने अपने पास से जो एक करियर पाथ निकाला वो मेडिकल जर्नलिज्म का निकाला, जिसमें अभी मैं एक एस्पायरिंग मेडिकल जर्नलिस्ट हूँ। आई वुड नॉट कॉल माई सेल्फ अ क्रेडिटेड जर्नलिस्ट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, लेकिन मैंने ये वाली चीज़ की थी कि जब मेरी जॉब हो गई थी जर्नलिज्म की फील्ड में, तो मैं बेसिकली मेरा जो काम है वो लाइफस्टाइल पे है। मैं लाइफस्टाइल की स्टोरीज करती हूँ, लेकिन मैंने कहा यार मुझे मेडिकल का इतना ज़्यादा शौक है, मुझे छोड़नी नहीं है ये फील्ड। लिखने का भी शौक है मुझे, लेकिन आई डोंट जस्ट वांट टू बी इन द फील्ड ऑफ लाइफस्टाइल, मुझे मेडिकल पे भी कुछ चीज़ें लिखनी है। तो मेरी जो बॉस है वहाँ पे, मैंने उसको ये वाली बात बताई, एंड शी इज़ लाइक अ वेरी नाइस पर्सन, माशाल्लाह से। शी वॉज द वन हु सपोर्टेड मी। शी वॉज लाइक कि हाँ सदा, मेडिकल के भी आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और वो पब्लिश होते हैं जियो पे, डॉन पे, हर जगह। हर आर्टिकल जो है इस तरह का वो पब्लिश होता है सारे प्लेटफॉर्म्स पे, तो यू शुड गिव इट अ गो। मैंने कहा डन हो गया। उस टाइम पे जब मैंने अपना पहला आर्टिकल लिखा था मेडिकल का, तो वो एवियन इन्फ्लुएंजा पे लिखा था, जिसका आउटब्रेक पूरी दुनिया में एक तरह से फैल रहा था। तो मैंने बिल्कुल जो लेटेस्ट अपडेट थी ना कि अब दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिलके बैठेंगे और बताएंगे कि अब एवियन इन्फ्लुएंजा को किस तरह टैकल करना है कि वो अगला कोविड ना बने। सही। वो चीज़ मैंने अपने आर्टिकल में कवर की थी कि अब ये सारे रिसर्चर्स बैठेंगे और ये बात करेंगे। तो वो मेरा पहला मेडिकल का आर्टिकल था, और मुझे एवियन इन्फ्लुएंजा पे लिखने में आसानी इसलिए हुई थी कि मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी। फिर मेरा माइनर जो वो माइक्रोबायोलॉजी था, तो मुझे ये भी पता था कि एवियन इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है वो क्या है और कैसा होता है। तो ये वाली भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। तो एक मेडिकल जर्नलिज्म का पाथ मैंने निकाला, और मैंने इनफैक्ट इवन इंटरनेट पे ये पढ़ा था कि अगर आपको करियर वाइज मेडिकल जर्नलिज्म परस्यू करना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास एक मेडिकल रिलेटेड डिग्री हो। वरना तो अगर आपके पास सिर्फ मीडिया की डिग्री है तो आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ मेडिकल की चीज़ें सर्च कर करके ही लिख सकते हो। आपने खुद नहीं पढ़ी हुई होगी कोई चीज़, आप खुद से कोई रिसर्च नहीं की हुई, कुछ नहीं किया हुआ, तो आपको दूसरों की ही चीज़ें देखनी होंगी ना। सही। और अभी आपने एक और बात करी थी कि आपने माइक्रोबायोलॉजी माइनर लिया, तो फिर उसने भी आपको सपोर्ट किया ना। अच्छा, माइनर्स में भी कई बार ऐसा होता है, क्योंकि जब मैं भी आया था ना एज ए स्टूडेंट, आप होते हो, आप पहली बार सुन रहे होते कि यार ये माइनर का कॉन्सेप्ट भी है, माइनर भी लेना है आपको। अब बच्चा कंफ्यूज्ड होता है कि अलर्ट, आप फाइनल ईयर में, सही है, आपने अपने दोस्तों को भी देखा हो, आपके पास चॉइस होती है ना माइनस की। पहले तो ये आप बताएं कि भाई ये माइनस आप ले सकते हैं और कौन सा माइनर सूट करेगा, या फिर एक कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए कि हाँ यार, अगर मैं लेट सपोज मेडिकल जर्नलिज्म की तो अभी बात करी कि अगर मेडिकल जर्नलिज्म के साथ आपने माइक्रोबायोलॉजी माइनर लिया तो वो आपको हेल्प करता है। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा माइनस को एलेबरेट कर दें कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में आ गया, उसे बायोकेमिस्ट्री के बारे में इतना पता नहीं है, सही है, आप वो ओरिएंटेशन में आपको बता देते हैं कि आपने माइनस लेना और ये माइनस आपके पास हैं। आप लेट सपोज कोई कंफ्यूज है तो उसको आप कैसे समझाएंगी कि आप ऐसे ऐसे माइनस कर सकते हैं, चूज कर। अच्छा, सो मैं बात जो हूँ वो कराची यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से करूँगी, बिकॉज मैंने वहीं से पढ़ाई की है ना। सो वहाँ का सिलसिला कुछ ऐसा होता है, मैंने उनका प्रोस्पेक्टस पढ़ा था। उनका इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस है, उस मैंने सारी डिग्रीज बैठ के पढ़ी थी उनकी, और सारी चीज़ें पढ़ी थी कि भाई कैसे कैसे एडमिशन होते हैं, क्या क्या परसेंटेजेस एंड एवरीथिंग। तो उसी में लिखा हुआ था कि भाई अगर आप बायोकेमिस्ट्री में जा रहे हो तो आप इन माइनर्स में से कोई 2 सेलेक्ट कर सकते हो। सही है, ठीक है। अब मैंने ये देखा यार ठीक है, माइनर आप पढ़ा रहे हो, सही है, 2 सब्जेक्ट और पढ़ा, मैं क्यों पढ़ूँ ये 2 सब्जेक्ट और। सही है। मैं बायोकेमिस्ट्री में जब जा रही हूँ तो सिर्फ बायोकेमिस्ट्री पढ़ाओ ना मुझे, मैं क्यों और ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ूँ। तो मुझे फिर रीज़न पता चला कि माइनर वहाँ पे क्यों होते हैं। माइनर इसलिए होते हैं, आप 2 साल पढ़ते हो माइनर, यानी कि 4 सेमेस्टर्स।
वो इसलिए होते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बायोकेमिस्ट्री, और मैं अपने ही कॉम्बिनेशन की बात कर लेती हूँ, मैंने बायोकेमिस्ट्री मेजर रखा था, माइक्रोबायोलॉजी और फिजियोलॉजी मेरे माइनर्स थे। अब फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ ली, फिजियोलॉजी भी पढ़ ली, माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ ली, मैं रियलाइज़ करती हूँ यार मुझे बायोकेमिस्ट्री आगे नहीं पढ़नी, मुझे तो असल में फिजियोलॉजी पढ़नी थी। सही है। मुझे तो अनाटमी पढ़नी थी कि बॉडी बनती कैसे है, बॉडी में ऑर्गन्स अगर हैं तो वो कनेक्टेड किस तरह हैं। तो मैं बायोकेमिस्ट्री छोड़ के फिजियोलॉजी में अपना मेजर ट्रांसफ़र कर सकती हूँ और फिर मैं आगे के 3 साल फिजियोलॉजी ही पढ़ूंगी और फिर बायोकेमिस्ट्री मेरा माइनर बन जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी मेरा दूसरा माइनर रहेगा। तो ये सिलसिला होता है कि जब आप ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो ना, तो एक डिस्कवरी फेज़ होता है आपका सेकेंड ईयर तक कि आपने बायोकेमिस्ट्री में ही रहना है या आपने किसी और सब्जेक्ट में ट्रांसफ़र लेना है। तो वो ट्रांसफ़र का भी प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होता है कि भाई इतनी परसेंटेज चाहिए, इतनी परसेंटेज अगर आपकी इस सब्जेक्ट में आ गई तो आपको मिल जाएगा ट्रांसफ़र मेजर में। अच्छा, जो स्टूडेंट्स ये एपिसोड देख रहे हैं उन्हें फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी एज अ माइनर या मेजर चूज़ करना है और वो जानना चाहते हैं कि इस फील्ड में वो पढ़ेंगे क्या, तो यहाँ आई बटन आ रहा होगा, हमारे चैनल पे दोनों एपिसोड अपलोडेड हैं, आप वो एपिसोड देख सकते हैं, आपको प्रॉपर इंसाइट मिल जाएगी। तो जो कि मैंने पता नहीं, शायद आई डोंट रिमेंबर मैंने माइक्रोबायोलॉजी के लिए देखा था कि फिजियोलॉजी के लिए देखा था, बट उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि 75% चाहिए। तो 75% आपकी फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी / माइक्रोबायोलॉजी में आ गई तो आप उसको मेजर ले सकते हो, सही है, कोई मसला नहीं है। तो एक तो ये वाला सिलसिला हो गया। फिर मैंने बायोकेमिस्ट्री में देखा था जो मेजर्स के साथ, उस मेजर के साथ आप माइनर ले सकते हो, या तो फिजियोलॉजी ले सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी ले सकते हो, बायोस्टैटिस्टिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, जोलॉजी ले सकते हो, बॉटनी ले सकते हो। ये 6 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन था, इसमें से कोई 2 ले लो आप, ठीक है। तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी ले ली थी बिकॉज देन अगेन शौक मेरा दवाइयों का था। तो जो दवाइयाँ हैं वो किसी ना किसी वायरस, किसी ना किसी बैक्टीरिया पे एक्ट कर रही है ना, तो मुझे तो ये भी देखना था भाई कौन सा बैक्टीरिया और कौन सा वायरस है, वो मुझे पता था माइक्रोबायोलॉजी से बढ़ जाएगा। क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी से इस तरह पता चलेगा, अगेन वही वाली बात है, सारी जो मेरी चीज़ें हैं ना वो लिंक्ड हैं प्रीवियस चीज़ों से। रिसर्च की थी मैंने, बायोकेमिस्ट्री में क्या होगा, माइक्रोबायोलॉजी में क्या होगा, फिजियोलॉजी में क्या होगा, फार्माकोलॉजी में क्या होगा, फार्मेसी में क्या पढ़ते हैं, सारी चीज़ें। तो आई ऑलरेडी न्यू कि माइक्रोबायोलॉजी में मुझे ये पढ़ाया जाएगा, फिजियोलॉजी में मुझे ये पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री में ये होगा, बॉटनी, जोलॉजी, मैंने सारे सब्जेक्ट्स देखे थे, मैंने पूरी हुज्जत तमाम की थी और फिर जाके मैं बायोकेमिस्ट्री में पहुंची थी। तो मुझे ऑलरेडी अंदाज़ा था कि सारे सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ाएंगे। बायोस्टैटिस्टिक्स तो मैंने सबसे पहले क्रॉस आउट कर दिया था, मैं मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं कर सकती। लेकिन फिर ये वाली चीज़ थी कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने ना माइक्रोबायोलॉजी ड्रॉप कर दी थी बिकॉज दे रियलाइज्ड कि ये वाली चीज़ हम नहीं पढ़ सकते। ये वाली चीज़ हुई थी कि भाई क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में ना याद करने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं, वायरस के नाम, बैक्टीरिया के नाम, फिर वो कौन सी टाइप हैं, कौन से स्ट्रक्चर हैं, वो क्या शेप होता है उनका, क्या केमिकल रिलीज़ करते हैं, कैसे बीमार करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स हो गए थे थोड़ा सा ओवरवेल्म और उन्होंने कहा नहीं हमें ये नहीं पढ़ना, वो बायोस्टैट्स में गए। तो मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बायोस्टैट्स की भी हुई, मैंने कहा यार मैथ्स की वजह से छोड़ा हुआ तो है लेकिन बायोस्टैट्स क्या होता है। तो व्हेन आई आस्क्ड देम तो उन्होंने बताया कि भाई बायोलॉजी से लिंक्ड होती है वो सारी स्टैटिस्टिक्स, जो भी डाटा आप अपनी बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स में जमा करते हो उसको किस तरह सॉर्ट करना है, किस तरह उसकी कैलकुलेशंस निकालनी है, सब आप बायोस्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हो। और वो फिर बताने लगे नहीं सदा इतनी मुश्किल मैथ नहीं है, सही है, ये है वो। मैंने कहा चलो बायोस्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो लाइक अ डूएबल माइनर। लेकिन मैंने अपना माइक्रो और फिजियो ही रखा था बिकॉज मुझे पता था कि कॉम्बिनेशन अगर मुझे बायोकेमिस्ट्री के साथ कुछ रखना है तो माइक्रोबायोलॉजी और फिजियोलॉजी ही रखना है। बिकॉज एक जगह आप पढ़ रहे हो बॉडी में रिएक्शंस क्या है, एक जगह आप पढ़ रहे हो कि बॉडी में बाहर से अगर कोई फॉरेन पैथोजन या कोई बीमारी आ रही है तो वो बॉडी में क्या कर रही है, और एक तरफ आप पढ़ रहे हो कि बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गन्स किस तरह है, तो वो सारी चीज़ें लिंक हो जाती हैं और बहुत अच्छी तरह लिंक हो जाती हैं। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इन 2 माइनर्स ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, बहुत ज़्यादा। सही है, मतलब एक तो आपने माइनर वाला कॉन्सेप्ट बता दी कि वो मेजर में कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरा आपने ये थोड़ा आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा माइनर मुझे हेल्प कर सकता है आगे और कैसे मैं एक कनेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। सही है। और एक इतनी इंटरेस्टिंग बात ये, जैसे आपने अभी बायोस्टैटिस्टिक की बात करी, लाइक एज ए स्टूडेंट भी, और यूजुअली हम देखते हैं सोसाइटी में कि इतनी अच्छी और इतनी क्या कहते हैं अमेजिंग फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं और हमें पता नहीं है उन चीज़ों के बारे में। सही है। अब जैसे बायोस्टैटिस्टिक अगर आप माइनर लेते हैं, लेट्स सपोज माइनर का भी यही कॉन्सेप्ट होता है ना कि अगर लेट्स सपोज मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस होता है हमारा माइनर ना, अब मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस में मज़ा आ रहा है। अब जो उस मज़ा आ रहा है ना, जैसे वो आपने बात करी कि इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको मज़ा आना चाहिए, ताकि जिस दिन आप थके हुए भी होगे आप वो काम कर लो कि नहीं यार लेकिन ये चीज़ करने में मुझे मज़ा आया। तो
एक माइनर आपने चूज किया, लेट सपोज के अगर वो आपको पसंद आ गया, आप बोलना यार इस काम में मुझे मजा आता है, अब इस चीज को मैं परस्यू करता हूँ, तो एक आपके लिए नया पर्सपेक्टिव खुल जाएगा एज कंपेयर टू जब हम स्टूडेंट लेवल पे इंटरमीडिएट में होते हैं ना, हमें लगता है कि नहीं यार लिमिटेड, बहुत लिमिट ऑप्शंस बहुत लिमिट है मेरे पास कि एक या तो मैं यहाँ जा सकता हूँ या तो यहाँ जा सकता हूँ। इसी चीज़ को मैं कनेक्ट करूँगा कि बायोकेमिस्ट्री कराची यूनिवर्सिटी में ओपन मेरिट फील्ड सही है, तो ओपन मेरिट का बहुत सारे स्टूडेंट सुन के समझें कि नहीं यार जिस चीज़ में टेस्ट होता है ना, जिस फील्ड का टेस्ट दे के मैं आऊँगा उस फील्ड की डिमांड बहुत होगी। राइट नाउ आप लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे, एक ओपन मेरिट फील्ड लाइक इजी टू गेट एडमिशन है, बस आपका इंटरमीडिएट में परसेंटेज वो मेरिट जो क्राइटेरिया होता है लाइक वो आनी चाहिए। लेकिन एक फील्ड एक ऐसी एग्जिस्ट करती है कि अगर आपको मेडिसिन का शौक है और अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना, जैसे आपने रिसर्च वाली बात करी कि आपने रिसर्च की भी थी ना फील्ड्स के बारे में, तो उसने आपको कैसे माइनस में हेल्प करी चूज करने में, अच्छा भाई जोलॉजी का ही मुझे पता है, मुझे इस चीज़ का ही पता है, और किस तरीके से उसने आपको यकीन है आपकी जो डिग्री चल रही है उसके दौरान भी कितनी हेल्प करी होगी, क्योंकि आपके माइंड में ना क्लैरिटी होगी। इसी से अगर मैं रिलेट करूँ, लेट्स सपोज फॉर जो स्टूडेंट्स बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी लाइफ लाइक एकेडमिकली कभी कभी आपको रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, कोई यूट्यूब वीडियो हो गई जो आपको एकेडमिकली और प्रैक्टिकली हेल्प करती है अपनी एकेडमिक्स को लेकर चलने में और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को शेप करने में। तो व्हाट आर सम ऑफ द रिसोर्सेज जो डेट यू वुड रिकमेंड जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं? ओके, सो एकेडमिकली सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए, बुक्स पढ़ो। बायोकेमिस्ट्री की सबसे ऑथेंटिक सोर्स अगर कोई है ना तो वो अभी भी बुक्स ही हैं। और बिलीव मी, हालांकि इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं वो देख के बंदा वाकई डर जाए, मैं भी डर गई थी, लेकिन जब आप उसको पढ़ते हो ना इतनी इजी लैंग्वेज में चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि आप अगर गौर से बैठ के पढ़ो ना उसको आपको चीज़ समझ में आ जाती है। तो सबसे पहले तो बुक्स हैं। अगर बायोकेमिस्ट्री समझनी है ना, आप किताब देख लो, और सबसे बेहतरीन किताब जो बायोकेमिस्ट्री की है, मैंने भी उसी से पढ़ाई की थी, लेनिंजर उस ऑथर का नाम है, वो बुक मशहूर ही लेनिंजर के नाम से है, कि आप लेनिंजर बुक पढ़ लो और उस बुक को अगर आप एक तरह से घोल के पी जाओ ना, आप बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में बिल्कुल डन एंड डस्टेड हो। मतलब आप सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, बेसिक्स भी, और बेसिकली जितने भी सारे अक्सर व बेशतर बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारे बायोकेमिस्ट्री से वही होते हैं। मतलब वो आपने लेनिंजर पढ़ ली तो आप निकाल लोगे, वो सारे टेस्ट निकाल लोगे और बहुत अच्छी तरह निकाल लोगे। सही है। और एक ये वाली चीज़ भी जैसे आपने मेंशन की ओपन मेरिट की, कि बायोकेमिस्ट्री ओपन मेरिट है एंड लाइक अदर फील्ड्स ऑल्सो जो ओपन मेरिट पे होती हैं, लोग ये सोचते हैं कि भाई ओपन मेरिट है तो यू नो फील्ड इतनी कोई ख़ास होगी नहीं। सो अब आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दिस, बट एक टाइम ऐसा था जब MBBS भी ओपन मेरिट होता था, और वो टाइम मेरे मामू का टाइम था। मेरे मामू जो है वो सर्जन है बेसिकली अब UK में, और तकरीबन 15 to 20 ईयर्स तो हो गए उनको सर्जरी में UK में ही ना। सो उन्होंने ये वाली बात मुझे बोली थी जिस टाइम पे, वही जब मेरे घर में सारा सिलसिला चल रहा था कि अल्लाह सदफ MBBS में नहीं जा रही तो अब क्या करेगी ये वो, तो मेरी मम्मा ने मेरी बात मामू से भी करवाई थी कि तुम बात करो मामू से। वो इस चक्कर में बात करवा रही थी, पता नहीं शायद मामू से इंस्पायर हो जाऊंगी मैं, सर्जरी में ही चली जाऊंगी, बट ऐसा नहीं हुआ था। मामू मुझे बोल रहे हैं बेटा तुम्हारी इंटर में क्या परसेंटेज आई थी। जब मैंने उनको परसेंटेज बताई तो मेरा A ग्रेड बन रहा था बेसिकली इंटर में, तो मामू ने कहा कि अरे बेटा तुम्हारी परसेंटेज तो फर्स्ट क्लास है, आराम से तुम्हारा डाउ में एडमिशन होगा। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं, डाउ में एडमिशन हो जाएगा इतनी आसानी से? यहाँ एक टेस्ट और देना है अभी MCAT, फिर अभी इंटर का रिजल्ट भी शुमार होगा, मैट्रिक का भी, को पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें वो कंबाइन होती हैं, देन सारी चीज़ों का रिजल्ट बनता है और फिर आपकी एक लिस्ट आती है कि आपका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं मामू को वो सिलसिला समझा रही हूँ और मामू को समझ नहीं आ रहा, अरे बेटा कौन सा टेस्ट रह गया, अब तुम्हारा कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होता, बस इंटर की परसेंटेज से हो जाता है। मैंने कहा मामू नहीं मैंने सिर्फ उनको मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है कोई सिलसिला अब। सो यस, ओपन मेरिट MBBS भी होता था एक टाइम पे। अच्छा सदफ, राइट नाउ यू आर वर्किंग एज अ सब एडिटर, तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे और उन्हें लिखने का शौक होगा, राइट, तो व्हाट आर सम ऑफ द क्विक टिप्स जो आप देने चाहें जिनसे राइटिंग इन्हेंस हो सकती है या अपनी राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं? राइटिंग को इन्हेंस करने के लिए देखो मुख्तलिफ टिप्स हैं। सबसे पहला, आई थिंक द वन थिंग दैट हैज़ हेल्प्ड मी द मोस्ट इज़ रीडिंग। मैं बहुत शौक से पढ़ती हूँ और आई थिंक सब कुछ पढ़ती हूँ मैं।
एकेडमिक बुक्स हों, चाहे वो नॉवेल्स हों, वो आर्टिकल्स हों। अब वो आर्टिकल्स किस चीज़ के हैं, बस मुझे पढ़ने का शौक़ है कि लोग अगर कुछ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अगर कोई किताब आई है, क्या लिखा हुआ है उस किताब में, कोई एकेडमिक किताब है, क्या आया है उस किताब में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कराची यूनिवर्सिटी में एक बहुत मशहूर ज़माना बुक फेयर लगता है हर साल, तो वो बुक फेयर में तो मेरी अटेंडेंस लाजमी है, लाजमी। मैंने इनफैक्ट इवन सबको ये बताया हुआ है कि अगर मैं मुल्क से बाहर नहीं जाती और मैं यहीं होती हूँ तो KU में अगर किसी रीज़न से आऊँ ना आऊँ, मैं इस बुक फेयर के लिए ज़रूर आऊँगी। वहाँ पे बुक्स बहुत अच्छी होती हैं। तो अभी प्रीवियस ईयर जो मैंने बुक्स ख़रीदी थी वो मैंने ली थी, कुछ तो नॉवेल्स ही थे और कुछ मैंने एकेडमिक बुक्स ली थी। और वो एकेडमिक बुक्स सिर्फ मेरी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं थी, मैंने इंग्लिश लिटरेचर की भी कुछ एकेडमिक बुक्स उठाई थी और मैंने 2-3 जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे बुक्स ली थी। तो बेसिकली सबसे पहला तो टिप है, रीड। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड राइटर यू हैव टू रीड फर्स्ट, कि ताकि वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो, आपको पता हो राइटिंग स्टाइल्स क्या होते हैं। फिर आप डिसाइड करो कि यार ऐसा राइटिंग स्टाइल मुझे पसंद है या मुझे अपना कोई राइटिंग स्टाइल क्रिएट करना है। तभी आप क्रिएटिव होते हो, जब आप कुछ पढ़ते हो, जब आपको पता चलता है कि अच्छा लोग ऐसे लिख रहे हैं, लोग ऐसे भी सोचते हैं। तो सबसे पहली टिप तो ये है। दूसरा ये है, व्हेनेवर यू कम अप विद एन आइडिया राइट इट डाउन, या तो जर्नल में या तो डायरी में, या नोट्स ऐप होती है जिसका बड़ा मीम्स वगैरह भी चलती हैं कि भाई आई एम यू हैव ऑल माई सीक्रेट्स। तो सामने वाला बंदा बोलता है ठीक है, शो मी योर नोट्स ऐप। वो कहता है नोट्स ऐप का मजाक नहीं होगा। तो वो नोट्स ऐप पे टाइप कर लो आप। इवन जो बहुत मशहूर सिंगर सॉन्ग राइटर्स हैं, आई थिंक टेलर स्विफ्ट का क्रेज़ सबसे ज़्यादा चलता है। तो टेलर स्विफ्ट भी अपनी यही वाली बात बताती है कि अगर उसके जहन में कोई लिरिक्स आते हैं तो वो या तो अपने नोट्स ऐप में लिख लेती है या कहीं राइट डाउन कर लेती है, या जो भी उसके जहन में गाना होता है वो रिकॉर्ड कर लेती है उसको। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ आपके पास लिखने का टाइप नहीं है, रिकॉर्ड कर लो उसको, एनीथिंग। तो आप वो जो बिट्स एंड पीसेस होते हैं ना, जब वो आपके पास रिकॉर्डेड होते हैं तो आपको याद रहती हैं वो चीज़ें। है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताएं सर, अब आपने अवार्ड्स ले लिए, इंटरमीडिएट में 3 अवार्ड्स भी ले लिए, स्कॉलरशिप भी ले ली। अब ये जो मैं देख रहा था कि हार्वर्ड का जो स्कूल ऑफ लीडरशिप था, इसकी भी 100% स्कॉलरशिप ले, इसका क्या सीन था, इसके बारे में मुझे बताओ। अच्छा, सो बेसिकली मैंने अपनी इंस्टाग्राम की बायो में भी मेंशन किया हुआ है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो है मैंने कोर्स किया हुआ है। सो बेसिकली देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट इज़ नेम्ड एज एस्पायर लीडर्स। ठीक है, उस प्लेटफॉर्म का क्या सिलसिला होता है कि जो भी स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स ने कोई भी अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रॉपरली कंप्लीट नहीं की होती, या वो अंडर ग्रेजुएट्स नहीं होते, कॉलेज तक उन्होंने पढ़ाई की, ठीक है, या कोई ऐसी एफिलिएट डिग्री है जो कि रिकग्नाइज्ड नहीं है, ठीक है, यानी कि वो ऑफिशियली इंटरमीडिएट ही कंसिडर किए जाएं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए, और जो कि काफ़ी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर पढ़ाई बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म होता है एस्पायर लीडर्स का, कि जिसमें वो अप्लाई करें। एंड फिर उसमें सिलसिला ये होता है कि उनकी एफिलिएशन जो है ना वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल से होती है। सो व्हाट हैपन्स इज़ कि जब आपको एस्पायर लीडर्स प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाता है, तो आई थिंक आई रिमेंबर मैंने ना इसका रेट सर्च किया था मैंने कि अगर ये कोर्स हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल से करें तो कितने की कॉस्टिंग होगी। तो इट वाज लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, तो थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स, येस। तो अपेरेंटली ये वाली चीज़ थी, मैंने कहा यार ये तो खासा ज़्यादा है, और उस वक्त मैंने सिर्फ अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। सो आई वाज लाइक कि पता नहीं यार एडमिशन होगा नहीं होगा, क्या होगा, बिकॉज आई बिकेम अ लिटिल स्केप्टिकल, साफ सी बात है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हार्वर्ड का नाम लगा हुआ है, ठीक है, एंड देन उस पर ये वाली चीज़ है कि जो भी पढ़ाई आपकी होगी इट्स गोना बी फुली फंडेड। हालांकि ऑनलाइन थी वो सारी इंटरेक्शन, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज की भी ज़ाहिर है चार्जेस होते हैं। सो बट देन आई गॉट इन, मैंने कहा ओके, तो ये वाला सिलसिला शुरू हो गया है। और ये टाइम था मेरे 2nd ईयर और 3rd ईयर के बीच का टाइम, जिस टाइम पे मेरा एडमिशन हो गया था वहाँ पे। सो वहाँ पे वाली चीज़ थी, ग्लोबल लीडरशिप और डेवलपमेंट का जो कोर्स था ना, वो भी वहाँ के बिजनेस स्कूल के ही प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने पढ़ाया था वो पूरा कोर्स। और हमारे असाइनमेंट्स थे, सारी हैंड रिटन चीज़ें भी थी, क्वेश्चन आंसर्स भी थे जो हमें करने थे, और वो ग्रेडेड काम था सारा, कि आपकी पूरी ना उस पर परसेंटेजेस आती थी। एंड देन एस्पायर प्रोग्राम के स्टेजेस थे, 5 स्टेजेस थे एज फार एज आई रिमेंबर। सो वो जो 5 स्टेजेस थे, आपको हर स्टेज क्लियर करना था तो आप आगे बढ़ोगे, वरना वो वाली चीज़ नहीं होती जैसे क्लासेस हैं, पास करोगे तो आगे जाओगे ना, वैसे ही वो स्टेजेस भी थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह 90% परसेंटेजेस के साथ मैं निकल गई थी उस कोर्स में भी, क्योंकि उस कोर्स को मैंने बहुत सीरियसली लिया था। मैंने कहा यार इट्स लाइक अ रियली ह्यूज डील कि इतनी बड़ी चीज़ मुझे ऑफ़र हो गई। सो आई एम लाइक गोना गिव माई बेस्ट, माई ऑल। तो
इवन इनफैक्ट मुझे याद है बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी मेरी, और मतलब मैं ये सोच रही थी कि मैं इसको किस तरह बैलेंस करूँगी कि मैं बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ रही हूँ, देन मैं ये वाला कोर्स भी पढ़ रही हूँ, दोनों में ज़ाहिर है पढ़ाई तो करनी है और अच्छी पढ़ाई करनी है, सीखना है। मैं पढ़ती हमेशा सीखने के लिए ही हूँ, मेरे लिए नंबर इतने मैटर नहीं करते, लेकिन हार्वर्ड पे जब बात आई थी ना तो मेरे लिए नंबर भी थोड़े से मैटर करने लग गए थे कि नहीं यार, अगर ज़रा सी भी ऊंच नीच हुई कहीं निकाल ना दें, बहुत वियर्ड सीन हो जाएगा मेरे लिए अगर निकाल दिया या कुछ ऐसा ऑफ सीन हो गया। सो आई वॉज विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ माई डिग्री ओवर दिस कि नहीं, ये कोर्स बहुत अच्छा पढ़ना है मुझे। सो लेकिन ये वाली चीज़ थी कि अगर आप जैसे सर इंस्ट्रक्ट कर रहे थे ना कि ऐसे ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे ऐसे चीज़ें देखो, तो वो जिस तरह पढ़ा रहे थे उस तरह ही फॉलो करो, तो दैट कोर्स वाज आल्सो लाइक वेरी इजी टू मैनेज और बहुत आराम से वो निकल भी गया था। हाउएवर द एप्लीकेशन प्रोसेस इज़ क्वाइट लॉन्ग, उसके लिए आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखने होते हैं, वो बता भी देते हैं आपको सारी चीज़ें कि भाई ये चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए, एंड आपकी इनकम वगैरह पूछते हैं, वो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछते हैं कि आप जो हैं, हाँ एक उनकी और ये वाली चीज़ भी थी रिक्वायरमेंट कि आप खुद जो हो वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। सही है, सो लाइक आप अपनी जनरेशन के फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट हो जो कि यूनिवर्सिटी जा रहा हो, बिकॉज आपके पेरेंट्स नहीं गए, तो एक वो वाली चीज़ थी। या आप अंडर प्रिविलेज्ड हो कि आप बाहर स्टडीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो अपने होम कंट्री में, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट थी इनकी। सो ये एक चीज़ हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जिससे एफिलिएशन आ गई थी मेरी कि यू नो आई एम नाउ एन एस्पायर्स लीडर एलमनाई। तो उन्हीं की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स लाइक अ बॉडी फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने ही वो पूरा कोर्स करवाया था। अच्छा सर, इन दी एंड अगर मैं आपसे पूछूं, आप फाइनल ईयर बायोकेमिस्ट्री, वर्किंग एज अ सब एडिटर, मेडिकल जर्नलिज्म और हार्वर्ड की लीडरशिप वाला भी कोर्स हो गया, सही है। आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है, जितनी भी लर्निंग है यूनिवर्सिटी लाइफ की, प्रैक्टिकल वर्क की, लेट्स सपोज फर्स्ट ईयर की सदफ एडमिशन ले रही हैं बायोकेमिस्ट्री में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, व्हाट वुड बी दैट वन एडवाइस यू वुड गिव के बेटा अगर आप यूनिवर्सिटी लाइफ में या अपनी एकेडमिक लाइफ में ये करेंगी तो जो आपकी ग्रोथ के चांसेस हैं आपके ओवरऑल करियर वाइज भी या पर्सनैलिटी वाइज भी बढ़ जाएंगे? लर्न, सीखो चीज़ें, don't do it to get numbers, don't get into things के बस you know पास करनी है, डिग्री लेनी है या कोई टाइटल लगाना है अपने नाम के आगे और समथिंग लाइक दैट। बिकॉज मैंने ये वाली चीज़ें भी सुनी है कि भाई हमें PhD करनी है तो वो इसलिए करनी है क्योंकि नाम के पहले डॉक्टर लग जाएगा। दैट इज़ नॉट द पॉइंट, दैट इज़ रियली नॉट द पॉइंट। आप अपने आप को टाइटल से और डिग्री से, इन सारी चीज़ों से एसोसिएट मत करो। आप अपने आप को एसोसिएट करो उन चीज़ों से जो आपने सीखी हैं और जो आप सीखना चाहते हो। क्यूरियोसिटी रखो अपने अंदर कि यार नहीं, ये चीज़ सीखनी है, और शौक़ के हवाले से क्यूरियोसिटी रखो। बेसिकली ये वाली चीज़ है, मुझे मेडिकल का शौक़ था, मैंने रिसर्च की। वो रिसर्च मैंने क्यों की, किस लिए मैंने रात भर जाग के वो चीज़ें पढ़ी, वो इसलिए पढ़ी क्योंकि शौक़ था, मैं मोटिवेटेड थी, मुझे करना था, यही करना था। स्टेडफास्टनेस भी एक चीज़ होती है, साबित कदमी जिसको आप कहते हो, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है ना इन दी एंड इसी चीज़ से आती हैं कि भाई शौक़ है तो ही होगा, शौक़ नहीं है ना तो नहीं कर सकते आप। और आई गेस ये पूरी पॉडकास्ट का जो टेक अवे होगा वो यही होगा कि आपकी जो पूरी जर्नी थी वो लर्निंग और क्यूरियोसिटी के साथ कनेक्टेड थी। definitely. तो अगर किसी की लाइफ में लर्निंग वाला एस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी वाला एस्पेक्ट है तो डेफिनेटली उसके सक्सेस के चांसेस तो ज़्यादा हैं। सही है सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दी पॉडकास्ट, और इट वाज एन इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे बहुत मज़ा आया बात करके बायोकेमिस्ट्री के बारे में। मेरा इंटरेस्ट इस पॉडकास्ट को देख के बन गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दी पॉडकास्ट। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।